जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। आज 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। तो पहले हम प्रावधान देख लेते हैं, बजट का प्रावधान क्या है जो हमारा संविधान कहता है। एक बात यहाँ पे आप लोग जान लें कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, उसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 112, उसके अनुसार एक वर्ष के लिए जो केंद्रीय बजट होता है उसी को हम एएफएस यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां होती हैं, यानी कि वो लोग जो गेन करते हैं, वो जो एक्सपेंड करते हैं यानी व्यय करते हैं, उसका ये विवरण होता है बजट। वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, ठीक है, वो बजट प्रभाग तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग। कोई भी बजट जो बजट होता है वो कुछ विवरण प्रदान करता है, उस बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्रस्तुत करी जाती हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि जो आने वाला वर्ष है उसमें सरकार द्वारा कितनी रकम जुटाई जाएगी, यानी कि कुल प्राप्तियां कितनी होगी। राजस्व को बढ़ाने के तरीके और साधन के बारे में विवरण मिलता है। कुल कितना पैसा खर्च होगा, ये तो प्राप्ति की बात हो गई, यहाँ पे बात हो गई कुल कितना व्यय होगा। जो पैसा व्यय होगा, खर्च होगा और जो कमाया जाएगा, उनके बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उस अंतर को, उस डिफरेंस को पाटने के लिए अगर हम बाजार से कुछ राशि को उधार लेंगे तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इस राजकोषीय घाटे के बारे में बात होगी। जो वित्तीय वर्ष हमारा समाप्त हो चुका है उसमें जो वास्तविक रूप में हमारी प्राप्तियां हुई हैं और व्यय हुआ है उसका विवरण होगा। अगर कोई भी हमारा घाटा है या अधिशेष है, घाटा है या अधिशेष है, तो उसके कारण बताए जाएंगे। और आने वाला जो वर्ष है उसकी आर्थिक और वित्तीय नीति और जो भी कराधान प्रस्ताव होता है, राजस्व की संभावनाएं होती हैं, नई योजनाएं, परियोजनाएं, व्यय कार्यक्रम आदि के बारे में कोई भी बजट विवरण प्रदान करता है। कुछ फोर्सेस होते हैं जो बजट को आकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से होते हैं? कराधान की कम दर या छूट की उच्च दर की मांग, ठीक, या कराधान की हम दर को कम रखें या जो छूट होती है उसकी उच्च दर की मांग। यानी कि अगर हम ये कहें तो कर का जो बोझ कंपनी पे होता है उसको कम करने के लिए ये पैरवी करती हैं कंपनी, और ये फोर्स रहता है, एक सरकार के ऊपर दबाव रहता है बजट को प्रस्तुत करते समय। उच्च या नए सब्सिडी चाहने वाले लोगों या फर्मों की मांगे, ठीक। और पहले ये जो दो श्रेणी यहाँ पे हम लोगों ने दिखाई, तो इसकी परस्पर क्या अपोनेंट होती हैं, विरोधी होती हैं। सरकार अपने राजकोषीय घाटे में कटौती करे, ऐसी मांग होती है। ऐसी मांग होती है कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें कटौती हो, तो ये भी एक दबाव रहता है सरकार के ऊपर। और जो राजकोषीय घाटे में अनिवार्य रूप से कुल राशि जो आती है, यानी कि व्यय और प्राप्तियों के बीच का जो डिफरेंस है, तो वो मिनिमम करने का प्रयास, ये एक फोर्स रहता है, दबाव रहता है सरकार के ऊपर। बजट जो हमारा होता है वो कुल 6 चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले, जैसे आज है, बजट की प्रस्तुति होगी, अब इस पर एक आम चर्चा होगी, फिर जो विभागीय समितियां बनेंगी उसके द्वारा इसकी जांच करी जाएगी, अनुदान मांग होगा, उस अनुदान मांग पर मतदान किया जाएगा, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा और वित्त विधेयक पारित होगा। तो इस तरीके से ये 6 हमारे जो चरण हैं जिनसे होकर बजट चलता है। इन सब के बारे में डिटेल में जो हम लोगों का अर्थव्यवस्था का वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आर के शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अभी तक 2017 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग आते थे। एकवत कमेटी थी 1924 में, उसके अनुसार ये किया गया था, अलग अलग किया गया था, लेकिन अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट की प्रस्तुति जो 2017 में, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी द्वारा, उनके द्वारा पहले क्या होता था, 28 फरवरी या फरवरी का अंतिम दिवस जो होता था उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को कर दिया गया है 2017 में। किसने किया? वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। कोरोना का समय उस समय चल रहा था, इस वजह से। अब जो बजट आज पेश हुआ है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज करीब 11 बजे संसद में बजट को पेश किया गया, और ये अब तक का इनका सबसे छोटा बजट रहा है। जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है सबसे छोटा बजट रहा है, और 1 घंटे 27 मिनट में ही ये भाषण इनका समाप्त हो गया था। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक
चलने वाला बजट का भाषण था। यही सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देश के इतिहास में सबसे लंबा बजट वही था। रुपया देखते हैं कहाँ से आता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जो इनकम टैक्स होती है, आय पर जो कर लगते हैं, 15% पैसा वहाँ से आता है। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होते हैं, उनसे 7%। जो निगम कर होता है उससे 15%। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर और अन्य करों से 17% आता है। जो ऋण एवं अन्य देयताएं होती हैं उनसे 34% पैसा। जो कर रहित प्राप्तियां होती हैं उनसे 6%। और जो ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उनसे 2% पैसा आता है, रुपया आता है। सीमा शुल्क पर 4% भाग प्राप्त होता है रुपया, इससे 4% के इसमें आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है, वो ऋण एवं अन्य देयताओं से आ रहा है 34%। दूसरा नंबर जो है वो जीएसटी और टैक्सेस का है, और तीसरा इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स और निगम कर इनका समान है। अब ये रुपया तो आ गया, अब रुपया जाएगा कहाँ? तो ये रुपया जो जाएगा यानी कि जो खर्चा होता है, तो पेंशन पे 4% का होता है। जो भी ब्याज ऋण लिया गया होता है उस ब्याज पे जो भुगतान होगा वो 20% का होगा। जो केंद्र से प्रायोजित परियोजनाएं होती हैं उन पे 9%, सब्सिडी पे 7%, रक्षा पे 8%, केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उन पे 17%। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, यहाँ पे दोनों अंतर हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, दोनों में डिफरेंस है। वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण में 9% जाता है। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वहाँ पर 18% जाता है। और अन्य व्यय जो और भी रहते हैं उनमें करीब 8% जाता है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा रुपया खर्चा होता है कहाँ पे होता है? ब्याज भुगतान में। जबकि दूसरा नंबर किसका आता है? जो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा रहता है। राइट, ओके। अब जो बजट है इन्होंने जो प्रस्तुत किया है तो उसके बारे में देखें। अमृतकाल के लिए इन्होंने विज़न एक लिया है। युवा वर्ग पे विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों का के लिए अवसर प्रोवाइड किया गए हैं। 3 विज़न लिए हैं उन्होंने, 1, 2, 3। पहला, युवा वर्ग पे विशेष ध्यान देते हुए इन्होंने नागरिकों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। रोजगार सृजन में वृद्धि की गई है। सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण को प्रेजेंट किया गया है। ऐसा माहौल बनाने की तैयारी की गई है। अमृतकाल के लिए विजन है। सप्तर्षि यानी कि 7 प्राथमिकताएं इन्होंने रखी हैं अपनी सप्तर्षि में। पहला क्या है? समावेशी विकास। ये अमृतकाल का बजट है। निर्मल सीतामढ़ी जी ने ये कहा था, निर्मला सीतामढ़ी जी ने, कि ये जो बजट है ये अमृतकाल का बजट है। तो इसमें सप्तर्षि यानी 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। समावेशी विकास की, अंतिम छोर तक पहुंच की, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता को उभारना और अवसंरचना और निवेश। इस तरीके से ये 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं सप्तर्षि में। कृषि और सहकारिता की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। क्या होगा इसमें? किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि की बात कर लेते हैं अगर, तो कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना करी जाएगी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नवाचार का स्टार्टअप है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजनाएं लाई जाएंगी। ए एन बी क्या है? बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होगा? उच्च मूल्य की बागवानी जो फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको प्रमोट करना है। कुछ लक्षित निधियां इन्होंने रखा है, वो किसमें है? पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी। पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन इन्होंने किया है। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया है। ये योजना है श्री अन्न, इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न योजना, मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईएमआर हैदराबाद को सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आईआईएमआर हैदराबाद को हेल्प करी जाएगी। व्यापक रूप से जो उपलब्ध भंडारण क्षमता है उसकी स्थापना करी जाएगी। यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम पे, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाया जाएगा और उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। ये टैगलाइन है इनकी, सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास। इस टैगलाइन है इस बजट की। कृषि को जो संस्थागत ऋण है उसमें इन्होंने वृद्धि करी है। क्या वृद्धि है? आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो फाइनेंशियल, अगर 2015 की बात करें तो 2015 से और 2022 तक ये देखिए जो कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण है उसमें किस तरीके की वृद्धि आई है। 186 लाख करोड़ का कृषि संस्थागत ऋण दिया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में। जबकि अगर इसको हम तुलना करें 2015 के वित्तीय वर्ष से तो ये सिर्फ 85 लाख करोड़ रुपए का था। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो इस वर्ष रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 300 मिलियन टन से भी ऊपर, लगभग 311 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष।
फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो 2015 के मुकाबले आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये लगभग 250 के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा उससे उत्पादन हुआ है यहाँ पर। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए देख लेते हैं क्या योजनाएं इन्होंने रखी। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करी जाएगी। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसको प्रारंभ किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत करी जाएगी। और आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाएं जो टीके वगैरह विकसित करती हैं, उनको सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, ये इनका लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में जो वृद्धि करी गई है वो कितनी करी गई है, 1.4 से 2.1%, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 को अगर हम देखें तो उसमें 1.4 जीडीपी का 1.4% था। हेल्थ की बात करें, वो अब फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.1% कर दिया गया। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन है, शिक्षा पर 2.8 था, जो इस समय कर दिया गया है 2.9% पूरी जीडीपी का। शिक्षा और कौशल के लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो है, उनके जरिए शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करी जाएगी। और ग्रामीण शिक्षा को सुधारने के लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय भी खोले जाएंगे। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी के लिए सुविधाओं में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, ये सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। पीएम किसान जो योजना चलती है, उसके तहत 11.4 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया जाएगा। पीएमएसबीवाई योजना और पीएमजेजेवाई योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया जाएगा। एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय ये बनाए गए हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये उपलब्धियां हैं जो इन्होंने अपनी दिखाई हैं, और इसी को आगे कंटिन्यू रखना है। 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते इस समय खुल रहे हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके ऑलरेडी लगवाए जा चुके हैं। तो ये कुछ उपलब्धियां थी यहाँ पर जो उन्होंने दी है। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि को देखें तो वृद्धि हमारी लोचदार रही है। यानी कि लोचदार का मतलब होता है कभी ज़्यादा, कभी कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये ग्राफ इसका आया है, जो ये ब्लू आपका आ रहा है यहाँ पर। एक बार मैं फिर से इसको कर देता हूँ। जो ये ब्लू आया है, ये रियल जीडीपी है। और ईयर टू ईयर ग्रोथ जो आरएचएस दिखाता है, ये ऑरेंज कलर का आया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो फर्स्ट असेसमेंट है इसका फाइनेंशियल 2023 का, तो ये लगभग 155 के आसपास पहुँच रहा है। 155 लाख करोड़ के आसपास पहुँच रहा है। और अगर इसका परसेंटेज हम देखें तो ये करीब 9-9.5% है। जो बेरोजगारी दर है वो 4 वर्षों की निम्न है, 7.2। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर ये जून सितंबर 2020 के मंथ में थी। सितंबर 22 में बेरोजगारी दर सबसे कम थी, 7.2%। ठीक है, तो कोरोना काल इस समय उस पे था, इस वजह से यहाँ पे बेरोजगारी दर काफ़ी शो कर रही है। इम्पोर्टेंट आंकड़ा। जो नेक्स्ट है इनका सप्तज का, अंतिम छोर तक पहुंचना। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को चालू करना। कर्नाटक के जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं उसमें धारणी सूक्ष्म सिंचाई है तो वित्तीय सहायता को प्रोवाइड कराना। 740 इंपॉर्टेंट है, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। ये अंतिम छोर, यानी कि जो पिछड़ा इलाका है वहाँ तक पहुँचने की इनकी प्लानिंग है। प्राचीन जो पांडुलिपियों हैं लिपियाँ हैं, उनके डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। ठीक है, भारत श्री की स्थापना किसके लिए? जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं उनके लिए। अवसंरचना और निवेश की बात कर लेते हैं। तो इसमें उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है यहाँ पर। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। क्या टारगेट रखे हैं? पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक का ब्याज रहित ऋण जारी करना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का ये परिव्यय देना। अब तक का ये उच्चतम पूंजीगत परिव्यय है रेलवे के लिए, 2.4 लाख करोड़। पत्तनों, कोयला, इस्पात और वर्ग क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं चलाना। यूआईडीएफ की स्थापना करना, उसके द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में भी शहरी अवसंरचना का सृजन करना।
क्षमता बढ़ाना, तो आस्था आधारित सरकार है, तो यहाँ पर उपाय हैं और इनसे क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में एआई का निर्माण किया जाएगा। 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उन केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। तो इससे होगा क्या? जो कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान प्रोवाइड होंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को चालू करना, तो इससे स्टार्टअप्स और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए आंकड़े इकट्ठा होने लगेंगे। विवाद से विश्वास, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, पिछले उसमें पार्ट 1 था, अब की पार्ट 2। तो एसएमएससी के लिए लचीला संविधान निष्पादन होगा। तो इससे क्या हुआ था कि कोविड अवधि के दौरान जो जो एस एमएसईज जो होते थे, एमएसएमईज जो होते थे, हाँ, लघु उद्योग वगैरह जो होते थे, उनको काफ़ी प्रभाव हुआ था। और सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम, दोबारा ये विवाद से विश्वास मिला है, जिसमें सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान हुआ। ई कोर्ट का चरण 3 चालू हुआ। तो ई कोर्ट के चरण 3 से चालू होने से क्या हुआ? कारगर न्याय प्रशासन हुआ। व्यावसायिक उद्यमों और धर्मांध न्यासों के उपयोग हेतु एनटीटी डिजी लॉकर की स्थापना करी गई। इससे जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित संग्रहित हो गए ऑनलाइन, और साझा करना जो साध्य हो गया, सुसाध्य हो गया। आसानी से आप शेयर कर सकते हो। जो 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना 5G के लिए। तो जाहिर सी बात है, रोजगार की संभावनाएं इससे बढ़ेंगी और व्यवसाय के अवसरों का प्रयोग भी होगा। प्रयोगशाला में जो निर्मित हीरा, एलजीडी जो होता है, निर्मित हीरा, उस क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुसंधान करना, ये घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और आयात पे हमारी निर्भरता कम होगी। हरित विकास के लिए क्या है? पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम, इस योजना की शुरुआत करी गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक जो उर्वरक है उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र लगाए गए हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा। गोवर्धन स्कीम के तहत ये स्थापित किए जाने हैं कितने? 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र। हरित ऋण कार्यक्रम है। संभरणीय कारकों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाना है। संभरणीय परितंत्र विकास है, जो तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी, कौन सी? मिष्टी, ये एक योजना है, इसकी शुरुआत करी गई है। जो आर्द्र भूमि हैं उनके इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया गया है। इसके अलावा अन्य पहले हैं। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र बनाए गए हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने प्रदूषणकारी जो वाहन हैं उनको बदलने के लिए निधियों का आवंटन होगा। अमृत पीढ़ी, जो युवा शक्ति के लिए इन्होंने क्या निकाला है? PMKVY 4.0 की शुरुआत की गई, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इसमें एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित करना है। यूनिटी मॉल को स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, जीआई टैक्स होते हैं, हस्तशिल्प उत्पाद, इनके संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे अगर हम बात कर लें तो वित्तीय क्षेत्र में क्या चीज़ें आएंगी? तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना होगी। ये ऋण देने में दक्षता हो जाएगी। वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल जाएगा। केंद्रीय डाटा समाधान संसाधन केंद्र की स्थापना करी जाएगी, तो जो प्रशासनिक कार्य हों वो तेजी से होंगे। एमएसएमईज के लिए जो ऋण गारंटी स्कीम है, वो 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संबंधित स्कीम तक कॉर्पस निधि का विस्तार कर दिया गया है, जो 2 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमईज के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत योजना, एक बार की नई लघु बचत योजना, ये महिलाओं के लिए है। 2 लाख रुपए तक की जमा करने के लिए राशि। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना में जो अधिकतम जमा राशि अभी तक 15 लाख कर सकते थे, अब इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा GIAFT IFSC में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले हुई है। प्रतिभूति जो बाजार है उसमें शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर अधिक से अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना है। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें अगर हम इस जगह पर, तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना, तो 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण होगा। और आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। और परिव्यय के जो हिस्से हैं वो राज्य द्वारा अगर कोई सुधार किए गए तो उससे संबंधित होंगे। राज्यों के लिए जो राजकोषीय घाटा है वह GSDP का 3.5% यानी 0.5% इसमें ऐड कर दिया गया। विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए इसमें सहबद्ध कर दिया गया। राजकोषीय समेकन 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को
4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा लिया गया है। इसमें हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार चल रही है। जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, ये आपको रेड लाइन से दिख रहा है रेवेन्यू डेफिसिट, और ये जो येलो लाइन है ये प्राइमरी डेफिसिट से है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है फाइनेंशियल, अगर हम 2024 2023 और 2024 के संशोधित अनुमानों को देखें तो 2.3 तक जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना आएगा, 2.3 तक आएगा, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2.9 रखने का, मैं 2.9 बोल गया, 2.9 रखने का ये टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतर्गत। अगर जीएसटी का मासिक राजस्व देखें तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये 2019 की है, जबकि आप अगर 2022 को देखेंगे तो कुछ फ्लैक्चुएशन के साथ इसने काफ़ी ज़्यादा गेन किया हुआ है। अगर संघ सरकार का पूंजीगत व्यय देखें तो वो भी देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016 के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर अब जो पूर्वानुमान है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक के, तो 10 लाख करोड़ तक का ये हो गया है। जो बैंकों की कुछ गुणवत्ताएं हैं वो सुधर गई हैं एनपीए के चलते, है ना। तो एनपीए थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम एनपीए को देखें तो सितंबर 22 में आपको 5% एनपीए दिख रहा है, जो कि मार्च 20 में लगभग 8.2% के आसपास था। 9 महीनों के आयतों को कवर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें हम तो 2022-23 के तीनों क्वार्टर को मिलाकर करीब 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि 2021-22 के क्वार्टर में लगभग ऊपर पहुंच गया था, काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। और जो इम्पोर्ट कवर होता है वो थोड़ा सा नीचे आया है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़कर नीचे आया, 2020-21 से बढ़कर ये इस समय थोड़ा कम हो गया, लगभग 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है। जबकि जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा इस समय लगभग ये पहुंच रहा है 600 के आसपास, लगभग 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास पहुंच रहा है। और इस समय अगर देखा जाए तो ये करीब 15 महीनों के आसपास का ये रखा हुआ है। और अगर हम इम्पोर्ट कवर को देखें तो ये करीब 9 महीने के आसपास का हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। थोक मूल्यों से मेल खाते खुदरा मूल्य की अगर हम बात करें तो जो खुदरा मूल्य है और थोक मूल्य, तो उनमें लगभग बराबरी यहाँ पे देखिए। ये हमारा जो था ये डब्ल्यूपीआई था और ये सीपीआईसी था, ठीक है। यानी कि ये खुदरा मूल्य है और ये थोक मूल्य है। अगर इस लाइन को देखें यहाँ पर आके दिसंबर 22 तक ये लगभग समान हो गए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कर प्रस्ताव की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष करों से के का सरलीकरण किया गया, सिंपल उनको किए गए हैं। निर्यात को बढ़ाना है, उच्चतर निर्यात, उच्चतम घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा और हरित ऊर्जा और गतिशीलता मिलेगी। ये अप्रत्यक्ष करों का जो सरलीकरण किया गया है उसकी वजह से है। अगर आप देख लें तो सीमा शुल्क में परिवर्तन किए गए हैं। लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात, इसके सीमा शुल्क में परिवर्तन हुआ है। इससे होगा क्या, पर्यावरण हितैषी परिवहन को लाभ मिलेगा। मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात में के सीमा शुल्क में परिवर्तन हुआ है, मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हुआ है, ये रसायन उद्योगों के लिए लाभकारी है। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट है। आधिकारिक जो समुद्री निर्यात है हमारे, उनके लिए ये लाभकारी है। प्रयोगशाला में जो निर्मित हीरे हैं उनके विनिर्माण के लिए बीज, उसमें सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है। निर्यात संवर्धन को यह बढ़ावा देगा। कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क को जारी रखा गया है। इससे क्या होगा, एमएसएमईज के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ जाएगी। जबकि मिश्रित रबड़ प्राकृतिक रबड़ के बराबर लाने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया। इसमें शुल्क का अपवंचन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की। तो अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना, ये प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव रहे हैं। इसमें करदाताओं के पोर्टल पर जो 45% विवरणियां हैं उनको 24 घंटे के अंदर संसाधित किया गया। औसत जो संसाधन अवधि है 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई। जो संसाधन अवधि यानी कि जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आपका वापस आता है पैसा वगैरह, उसके लिए इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। जो फॉर्म 26 वगैरह आपका होता है उसके बारे में बात हो रही। निजी आयकर को और सरल बनाया गया है। जो न्यू रजीम है, नई आयकर व्यवस्था में छूट की सीमा अभी तक 5 लाख थी, अब उसको 7 लाख कर दिया गया है। जो नया टैक्स स्लैब आ गया है, इस समय आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक
5% टैक्स रहेगा, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर वाली आय पर 30% का टैक्स देना होगा। इसके तहत क्या गया, 5 करोड़ से अधिक की आय पर जो उच्चतम अधिभार है उसको 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। वेतनभोगी और पेंशनभोगी जो करदाता हैं उनके लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए। वही जो 50,000 की थी मानक कटौती उसको कंटिन्यू रखा गया है। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर जो नकदीकरण होता है उस पर कर छूट की सीमा 25 लाख तक कर दी गई ग्रेजुटी पर। उद्योगों के लिए भी कर लाभों का सरलीकरण किया गया है। प्रकल्पित कराधान के लाभ को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्योगों और व्यवसायिकों की सीमा बढ़ा दी गई है। 95% प्राप्तियां नकद रहित होंगी। एमएसएमईज को जो भुगतान किए गए हैं उनकी कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। तो ये एमएसएमईज के लिए था। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली जो नई सहकारी समितियां हैं उनको 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। पीएससीज और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा एवं ऋण के लिए जो प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा कर दी गई है। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ की उच्चतर सीमा बढ़ा दी गई। स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया है, आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक का विस्तार कर दिया गया है स्टार्टअप्स के लिए। और शेयर धारकों को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर जो हानि हुई है उसको अग्रणित करने का लाभ दिया गया है। केंद्र अथवा राज्य की समिति द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों, आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट मिल गई है। और 31 मार्च 2025 तक जो IFSC हैं, GIFT सिटीज़ हैं, इनकी धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभ की अवधि में विस्तार किया गया है। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए हम लोग अगर बात करें, जो धन आवंटन की बात हुई है, तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ का, रेल मंत्रालय को 2.41, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06, गृह मंत्रालय को 1.96, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय को 1.25 और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो सबसे ज्यादा आवंटन किस क्षेत्र में हुआ है, रक्षा मंत्रालय में। कुछ मुख्य योजना है उनके लिए आवंटन देख लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 100 करोड़ का था 2022-23 के बजट में। तो 2023-24 में इसको कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए था 2022-23 में, जिसको अब 70,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए पैसा दिया गया है। एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल है, 2022-23 में 2000 खोलने का लक्ष्य था, जो अब 5,943 का लक्ष्य रख लिया गया 2023-24 में। प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ का पिछले साल आवंटन था, जो अब 79,590 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, 2,000 करोड़ रुपए का एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए किया गया था बजट प्रावधान, जो इस समय 5,943 करोड़ रुपए का किया गया है। ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण, फेम जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो 2908 करोड़ रुपए था 2022-23 में, जिसको 2023-24 में 5,172 करोड़ का कर दिया गया है आवंटन। 2022-23 में पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास के लिए, पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके लिए 1,419 करोड़ रुपए का था, जिसको बढ़ाकर 2,491 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्राप्तियां वे देख लेते हैं हम लोग। तो राजस्व प्राप्ति जो है, जो अनुमान जो एक्चुअल था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो 21.7 लाख करोड़ रुपए था। जो पूर्वानुमान है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, वो 22 लाख करोड़ रुपए है। और अगर हम फाइनेंशियल 2024 के लिए देखते हैं तो 26.3 लाख करोड़ आएगा। ठीक है। और रिवर्स जो इसको एस्टिमेट किया गया है वो 23.5 लाख करोड़ है, कब, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। और जो प्राप्तियों की बात करें, पूंजीगत प्राप्तियों की बात, तो पिछले वर्ष का जो एक्चुअल प्राप्ति रही वो 16.2 लाख करोड़ रही। और जो अनुमानित हम लोगों की है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो पूर्वानुमान है वो 17.4 लाख करोड़ का है। और जो संशोधित अनुमान है वो 18.4 लाख करोड़ रुपए का है। जबकि जो अनुमान फरवरी फाइनेंशियल ईयर 2024 में किया गया वो 18.7 लाख करोड़ का है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो राजस्व व्यय है वो एक्चुअल जो है वो 32
लाख करोड़ रुपए का है, जबकि एस्टिमेट किया गया है फाइनेंशियल 2024 का जो पूर्वानुमान लिया गया है वो 35 लाख करोड़ का है। और फाइनेंशियल 2023 के लिए बी है 31.9 लाख करोड़ और 34.6 लाख करोड़ है जो रिवर्स एस्टिमेट है इसका। प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो एक्चुअल अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 का देखें तो 8.4 लाख करोड़ था, जो एस्टिमेट किया गया है 13.7 लाख करोड़ फॉर जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024 का। बिफोर एस्टिमेट क्या है 10.7 लाख करोड़ और 10.5 लाख करोड़ ये रिवर्स एस्टिमेट है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 का। तो ये कुछ डाटाज थे जो बजट के लिए थे। इसमें जितने भी डाटा हैं उनको आप संकलित कर लीजिए और उन पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।